सुधीर ने जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखा, सामने से अनु ने गुनगुनाते हुए घर में प्रवेश किया। आओ बेटा, चाय पी लो। अनु की माँ ममता ने उसे आवाज़ दी। नहीं माँ, मैं अपनी सहेली रूबी के साथ चाय पीकर आई हूँ, अनु ने कहा और सीधे अपने कमरे में चली गई। तुम्हें इसके व्यवहार में कुछ अलग सा नहीं लग रहा? सुधीर ने ममता से पूछा। हाँ, जब से ससुराल से आई है तब से कुछ बदली बदली सी तो है। कुछ लापरवाह और मनमाना सा व्यवहार कर रही है, ममता ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ अनु में आए इस बदलाव को। सबका ध्यान रखने वाली और कायदे से काम करने वाली हमारी बेटी एकदम से स्वच्छंद सी हो गई है, जैसे अपने अलावा किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है उसे। सुधीर चिंतित स्वर में बोले। 4-5 दिनों से देख रहा हूँ, अभय से भी बात करती हुई नहीं दिखती, वरना पहले जब भी आती थी तो दिन भर में अभय के 4-5 बार फोन आ जाते थे। आजकल में थोड़ा उसके मन की टूह लेनी पड़ेगी। अनु सुधीर और ममता की इकलौती बेटी थी। शहर में ही उसका ब्याह हुआ था। पति अभय के अलावा घर में सास भी थी। 1 साल हो गया उसके विवाह को। अनु सबका मन रखकर चलने वाली थी, सबका ध्यान रखती। 6 महीने सब ठीक रहा। पिछले कुछ 2-3 महीनों से अनु उखड़ी हुई लगती, पर जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यही सोचकर सुधीर और ममता ने कभी व्यर्थ में उसे कुरेदना सही नहीं समझा। गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत खटपट तो चलती ही रहती है, लेकिन इस बार अनु का व्यवहार देखकर दोनों चिंतित हो गए। अनु पूरी तरह बदल गई, न किसी काम को हाथ लगाती, न किसी की खोज खबर लेती, बस मनमौजी की तरह घूमती रहती। उसका कमरा भी अस्त व्यस्त पड़ा रहता। पहले तो उसका काम एकदम साफ सुथरा और करीने से था। मजाल है कि एक तिनका भी यहाँ से वहाँ हो जाए। कपड़े किताबें सब अच्छे से सजा रहता, और अब गीला तौलिया बेड पर पड़ा रहता है। पुस्तकें कपड़े सब बिखरे हुए हैं, चादर तक तह करके नहीं रखती। यह सब उसकी मन की किसी अव्यक्त कहानी को व्यक्त कर रहा था। कुछ तो ऐसा हो रहा था जो उसके मन के विरुद्ध था, और वहीं उसके उल्टे व्यवहार में द्वारा बाहर आ रहा था। सुधीर देर तक सोच में डूबे अनु के व्यवहार का अवलोकन करते रहे। सबका ध्यान रखने वाली, करीने से काम करने वाली, सफाई पसंद उनकी बेटी अनु को कभी कुछ विशेष सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर काम को ढंग से करने का उसमें ईश्वर से दिया हुआ गुण था। किसी भी काम को वह एकदम परफेक्ट तरीके से करती थी। काम में जरा भी इधर उधर या लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कई बार तो वह अपने माँ के काम में भी कमियां ढूंढ लेती थी। तब ममता हंसकर कहती, हाँ गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। अब उसी अनु का काम के प्रति ऐसा लापरवाह रवैया जरूर उसके मन को कोई फांस चुभ रही है। दूसरे दिन शाम को सुधीर अनु को अपने साथ सैर पर ले गए। थोड़ी देर टहलने के बाद वो दोनों एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गए। आसपास बहुत से लोग टहल रहे थे। पेड़ों पर पक्षी अपने अपने घरों में वापस आकर एक आनंदपूर्ण कलरव कर रहे थे। उन पक्षियों का आनंद देखकर सुधीर के कलेजे में टीस उठी। विवाह के बाद बेटियां अपनी गृहस्थी के नीड़ में ही अच्छी लगती हैं। यूं तो पिता का घर भी बेटियों का ही होता है, और अनु तो यूं भी उनकी इकलौती बेटी थी। उनके घर के द्वार हमेशा उसके लिए खुले हैं। लेकिन बेटियों के जीवन का सुख, सच्चा संतोष और आनंद उनके अपने घरों में ही होता है। अपने घोंसलों से भटकने पर वे हैरान, परेशान व घबराई हुई हो जाती हैं। उनके चेहरे पर भी उसके अंतर्मन की, वो अपने घोंसले से दूर होने की बेचैनी और पीड़ा, छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वह कितना भी लापरवाही और बेपरवाही दिखाने की चेष्टा करे, पर सुधीर की पारखी नज़रों ने भांप ही लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके सुधीर मूल बात पर आ गए, और अनु भी अपना मन हल्का करना चाहती थी। उसकी मन की परतें सुधीर के सामने खुलने लगी। कोई 1 घंटा तक अनु बोलती रही। शाम का धुंध अब गहराने लगा था। बात खत्म करके अनु चुप हुई तो वो दोनों घर लौट आए। रात को खाना खाने के बाद
सुधीर और ममता छत पर जाकर टहलने लगे। दोनों के बीच अनु को लेकर बातें होने लगी। ममता ने बताया कि जब सुधीर और अनु घूमने गए थे तब अभय का फोन आया था। वह विनती कर रहा था कि हम अनु को समझाएं, घर की छोटी छोटी बातों को तूल देकर अपने जीवन में व्यर्थ तनाव ना भरने दे। तब सुधीर ने बताया कि अनु किस बात से परेशान है। दरअसल परेशानी अनु और उसके सास के बीच में है। अनु को अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वह हर काम को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से करती है और हर काम में परफेक्ट है। अनु का अपने आप पर यह भरोसा गलत भी नहीं है, पर उसके काम के तरीके में हस्तक्षेप करके उसकी सास ने अनु के मन में लगातार खींच पैदा करके अब उसके भरोसे को अहंकार में बदल दिया है। उसकी सास अब तक हर काम अपने तरीके से करती आई थी। वो चाहती है कि अनु घर गृहस्थी का काम उनके तरीके से करे। घर में सब उसी तरीके से चलता रहे जैसा अब तक चलता आया है। लेकिन अनु अपनी गृहस्थी को अपने तरीके से चलाना चाहती है। गलती किसी की भी नहीं है, पर फिर भी आपसी सामंजस्य, धैर्य की कमी रिश्तों में खिंचाव पैदा करती जा रही है। मामूली सी बात पर अपने अहंकार के कारण दोनों अपने घर और रिश्तों के बीच खुद ही दरार उत्पन्न कर रहे हैं। ये दरार अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भरना मुश्किल हो जाएगा। इसके पहले कुछ तो उपाय करना होगा। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद सुधीर कुछ बात करने के इरादे से अनु के कमरे में गए तो देखा अनु अपने लंबे घने बालों को सुलझाते हुए बुरी तरह झल्ला रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी चिड़चिड़ा रही हो? सुधीर ने प्यार से पूछा। उसके लंबे बालों में जगह जगह गांठ पड़ी हुई थी। बाल पूरी तरह उलझ गए थे। बाल बुरी तरह उलझ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से बालों को ठीक से देखभाल नहीं की है। देखिए ना पापा, बाल इतने उलझ गए हैं कि सुलझ ही नहीं रहे हैं। अब ये गांठें काटनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। अनु उठी और कैंची निकालकर बालों की गांठें काटने लगी। सुधीर समझ रहे थे कि वह अपनी अंतर बेचैनी की भड़ास अपने बालों पर निकाल रही है। कोई भी उलझन ऐसी नहीं होती बेटा कि उसे सुलझाया ना जा सके। हर समस्या का समाधान होता है। अगर समय रहते ही उलझन को सुलझा लिया जाए तो गांठें बननी ही नहीं पाती। अगर ऐसी ही गांठें काटती रही तो एक दिन बाल ही नहीं बचेंगे। धैर्य से हर गांठ सुलझ जाती है। सुधीर ने कंघा हाथ में लिया और धीरे धीरे अनु के बाल सुलझाने लगे। बेटा, उलझन चाहे रिश्तों में हो चाहे बालों में, उन्हें समय से और धैर्य से सुलझाना चाहिए, नहीं तो गांठें बन जाती हैं। यदि सुलझाने की बजाय काटने की प्रवृत्ति रखी तो बालों की तरह रिश्ते भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। काटना किसी गांठ से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है, नुकसान अपना ही होता है। सुधीर ने कहा तो अनु चौंक गई। मैं जानता हूँ मेरी बेटी हर क्षेत्र में हर काम में परफेक्शनिस्ट है, लेकिन एक बार अभय के माँ के बारे में भी तो सोचो। वो 30 सालों से अपने घर को अपने तरीके से चलाती आ रही हैं। अब एकदम से तुम उनके सारे तरीकों को नकार कर हर काम अपने तरीके से करना चाहोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? घर और रिश्ते आपसी सामंजस्य और सम्मान से मजबूत होते हैं और जिंदगी भर खुशहाल रहते हैं, सुधीर ने समझाया। लेकिन पापा, उन्हें भी तो मेरी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए ना, अनु बोली। अगर सम्मान पाना है तो पहले सम्मान देना सीखो। माना तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम करने का तरीका ज़्यादा सही है, लेकिन एक बार अगर उनका मन रखने के लिए उनके बताए अनुसार काम कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। हो सकता है कि तुम्हें लगे सचमुच उनका तरीका ज़्यादा अच्छा है, और सच में ही अगर तुम ज़्यादा अच्छा काम करती हो तब भी इस बात का एहसास उन्हें उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे, इस बात का ध्यान रखते हुए धैर्य से करवाओ। एक दिन तो उन्हें समझ आ ही जाएगा। लेकिन इस तरह यदि जल्दबाजी में अपने अहंकार को सर्वोपरि रखकर धीरज खोती रहोगी तो जीवन में बहुत कुछ खो जाएगा। सुधीर ने अनु के सारे बाल सुलझा लिए थे और उसे पता भी नहीं चला। ये देखो बेटा, धैर्य से सुलझाने पर सारी गांठें भी सुलझ गई और दर्द भी नहीं हुआ। कहते हुए सुधीर ने
अनु के बाल गूंथकर चोटी बना दी और अपने कमरे में चले गए। शाम को अभय और उसकी माँ सुधीर और ममता के घर आए। सुधीर थोड़ा शंकित हो गए। तभी अनु ड्राइंग रूम में आई। उसने आते ही अपने सास के पैर छुए तो उन्होंने उसका माथा चूमकर गले से लगा लिया। अभय भी खुश दिखाई दे रहा था। सुधीर थोड़ा निश्चिंत हुए। तब बातों ही बातों में पता चला कि अनु ने ही दोपहर को फ़ोन करके उन लोगों को खाना खाने बुलाया था। खाना खाने के बाद अनु इन लोगों के साथ घर वापस जा रही थी। माँ, मैं अपने हाथ से पापा को बेसन की गट्टे की सब्जी बनाकर खिलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे आपके हाथों जैसा स्वाद नहीं आता। चलिए ना, मुझे बता दीजिए कैसे बनाऊँ। अनु अपनी सास से बोली। अरे बेटा, तुम भी तो अच्छा ही बनाती हो, चलो दोनों मिलकर बनाते हैं। सास प्रसन्न होकर बोली और खुश होकर अनु के साथ किचन में चली आई। ममता ने सुधीर की ओर देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों अभय से बातें करने लगे। रात का खाना सब लोगों ने साथ बैठकर आनंद से हंसते हंसते खाया। रात जब अनु घर जाने लगी तो धीरे से सुधीर के सीने में सिर रखकर बोली, थैंक्स पापा, आपने जो जीवन मंत्र मुझे दिया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। अब मैं कभी भी अपने रिश्तों में गांठें नहीं पड़ने दूंगी। सुधीर ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब उनकी बेटी समय रहते ही उलझने सुलझाने का महत्व समझ गई थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और हाँ, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों। रमेश जी अपनी बहू संध्या से बोले, कल से भारी बारिश हो रही है, प्याज पकौड़ा और शुद्ध घी के सूजी का हलवा खाने का मन हो रहा है। पर बाबूजी, रसोई घर में प्याज खत्म हो गया है, घी भी कनस्तर के तली में एक आध चम्मच ही होगा, कल बना देती हूँ। पर बहू, एक हफ्ता पहले ही तो गांव से 2 किलो देसी घी तेरी ताई सास ने भिजवाए हैं, इतना जल्दी खत्म हो गया क्या? अच्छा ठीक है। मन महसूस कर बाबूजी अखबार पढ़ने लगे। कनस्तर में 3 पाव ही घी थे। बाबूजी लाते समय रास्ते में छलक कर गिर गए। चाय बिस्कुट दे गई संध्या। बेचारे चुपचाप चाय में बिस्कुट डुबोकर खाने लगे। बिस्कुट भी बरसात की वजह से महराया हुआ व चाय में भी पानी ही पानी। वह मुश्किल से 1 चम्मच दूध डाला हुआ अपनी मम्मी और दादाजी की बात सुन रहा था। आरुष, दादाजी की आंखें भर आई हैं। यह देखकर दुखी हो गया वो। आज तो पापा को बताना ही पड़ेगा कि मम्मी दादाजी के खाने में बदमाशी करती है। बेचारे दादाजी कभी लजीज खाने को कुछ मांगते तो बहाना बना देती या जानबूझकर बनाना भी नहीं चाहती। बेचारे रमेश जी सज्जन आदमी हैं, कभी कुछ ना कहते। अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे। रवि के ऑफिस से आते ही आरुष के कहने पर किचन में गया तो कनस्तर में 1.5 किलो घी भी रखा है और 2-2.5 किलो प्याज भी है। रवि समझ गया कि संध्या मेरे बाबूजी का पेट दाग रही है। भाभी, माँ का ख्याल रखिएगा और पापा के बिना अकेली है, इसलिए बातचीत करते रहिएगा। टेस्टी डिशेज भी बनाकर खिलाइए। हम बेटियां दूर हैं अपनी माँ से, इसीलिए चिंता लगी रहती है। संध्या अपनी भाभी से वार्तालाप कर फोन रख देती है। आप आ गए ऑफिस से, चाय नाश्ता लाती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए, कहते हुए किचन में चली गई संध्या। किचन में आकर आज पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, साथ में शुद्ध घी का हलवा मिल जाता तो बारिश का मजा आ जाता। अच्छा बनाती हूँ, पकौड़ा और हलवा बनाकर ले आती है। बाबूजी, पकौड़ा हलवा बनकर तैयार है, आइए खाया जाए। आवाज़ देने पर रमेश जी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। खुश हो चाव से खाते खाते बोल रहे हैं, किचन में तो सामान नहीं था ना, अभी लेकर आया हूँ। पता चला कि आपको खाने का मन हो रहा है, रवि बोला। संध्या समझ गई कि उसकी कुटिल मनसा को समझ गया है रवि। बगले झांकने लगी। बाद में
रवि आड़े हाथ लेते हुए चिता देता है संध्या को कि बाबूजी को किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ खाने का मन करे तो मुझसे बोलो। तुमको लानत है, अभी अपनी भाभी को ज्ञान बांट रही थी कि मेरी माँ का ख्याल रखो, खुद को देखो, तुम दो चेहरा और दो आचरण को ओढ़ी हुई हो। मेरी भी माँ दादाजी की सेवा करती थी, संस्कारी थी वो। दादाजी भी मेरी माँ के नाम से ही यह मकान खेत खलिहान कर गए हैं। कहकर रवि फफक कर रो पड़ा। ऐसी दुष्ट पत्नी के होने से अच्छा होता कि विधुर हो जाता मैं। तुम मेरे पिता की सेवा नहीं कर सकती तो यह घर छोड़कर जा सकती हो। रिया और आरुष यहीं रहेंगे। हर महीने तुम्हें खर्चे के लिए पैसे भेज दिया जाएगा। दैट्स ऑल। काट मार गया संध्या को। कलई जो खुल गई थी उसकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।